सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज सी ए विनय, एज यू ऑल नो। एंड मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल में एक बार फिर से। दैट इज ऑडिट के जाप। ठीक है, तो जैसा कि आपसे मैंने बहुत टाइम पहले वादा किया था कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा मल्टी डिसिप्लिनरी सी ए फाइनल पेपर 6 के ऊपर, जिसमें मैं आपके साथ केस स्टडीज डिस्कस करूँगा। डिले हो गया उसमें, आई नो, कुछ रीजंस रहे, कुछ सर्कमस्टांसेस रहे, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक बार केस स्टडी को कवर करते हैं। ठीक है, तो मैं किस तरीके से केस स्टडी करने वाला हूँ, मैं उठाने वाला हूँ आज दो केस स्टडी नंबर 1, केस स्टडी नंबर 2। आपको जाके डाउनलोड करनी है आईसीआई के पोर्टल से। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बोर्ड्स की साइट खोलना, बोर्ड ऑफ स्टडीज की सीए फाइनल न्यू स्कीम पेपर नंबर 6 इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, आपको मैंने पूरा बता दिया, जाके डाउनलोड करो वहाँ से केस स्टडी नंबर 1 और 2। 1 और 2 के आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 5-5 एमसीक्यूज। केस स्टडी 1 में 5 एमसीक्यूज है, केस स्टडी 2 में भी 5 एमसीक्यूज है। इससे ये पता लगता है कि जो आईसीआई का पेपर आने वाला है केस स्टडी के ऊपर, वो भी कुछ इसी तरीके से आएगा कि 5-5 आपके एमसीक्यूज होंगे, 3 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, पर चेंज भी हो सकता है, पर जनरली आपका यही कंसेप्ट रहने वाला है। पहली चीज़, आज मैं सिर्फ एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाला दोनों केस स्टडी के, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये आपको केस स्टडी दोबारा पढ़ाऊँ, एमसीक्यूज के लिए अलग, डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग, सो दैट जो आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा वो एक वाइड लेवल पे हो जाए। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैं आज एमसीक्यू पढ़ाता हूँ और आंसर बताता हूँ एमसीक्यू का ये होगा, क्यों होगा, ये बता के चला जाता हूँ, आपके लिए वो मैटर। तो आईसीआई आपको थोड़ी ना सेम चीज़ दोबारा देने वाला है कि यही एमसीक्यू आएगा, टिक कर देना, इससे आपको पास कर देगा। एक बात याद रखना, अगर सबसे कोई डिफिकल्ट पेपर आईसीआई में आने की कोशिश करेगा तो ये है। इसका रीज़न क्या है, आपको 8 पेपर पढ़ने पड़ेंगे इस एक को क्लियर करने के लिए। ठीक है, 8 क्यों कह रहा हूँ मैं ओल्ड स्कीम की बात कर रहा हूँ। 6 पेपर तो है ही हैं, साथ में आपको कॉस्टिंग और लो, ये दोनों भी पढ़ना पड़ेगा अगर इसको पास करना है तो। ठीक है, इसको पास करना है तो ये दोनों भी पढ़ना पड़ेगा। ये प्रूफ मैं कर दूंगा कि लो का इन्वॉल्वमेंट है, तो बिल्कुल है। ऐसे ही केस स्टडीज में लो का भी इन्वॉल्वमेंट है, कॉर्पोरेट लो का, और आपका कॉस्टिंग का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे इसी को हार्ड बनाने की कोशिश करेगा और यहीं आपको रोकने की कोशिश करेगा, तो आपको वाइडर पढ़ना पड़ेगा। इसी पर्पज के लिए मैंने क्या करा है, आपको एक ही केस स्टडी अगर आप 2 बार पढ़ लोगे, एमसीक्यूज के लिए मैं आपको बताऊंगा उसके बाकी ऑप्शंस क्यों ठीक नहीं है, एक ऑप्शन क्यों ठीक है, तो वहाँ आपका कवर हो गया। जब मैं डिस्क्रिप्टिव आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो दोबारा बताऊंगा कि इस डिस्क्रिप्ट का यही आंसर क्यों होना चाहिए, ये आंसर कहाँ से आ रहा है, कौन से प्रोविजन है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ नहीं लिखा हुआ, तो आप दोबारा उस चीज़ को पढ़ लोगे, आपका बेनिफिट हो जाएगा 2 बार। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ। और इस वीडियोस के नंबर ऑफ व्यूज, इस वीडियोस के नंबर ऑफ लाइक्स, इस वीडियो से मेरे सब्सक्राइबर आने वाले, ये डिपेंड करेंगे कि मैं कितनी और वीडियो बनाने वाला हूँ। क्योंकि इस वीडियो के लिए मुझे इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है इन डेप्थ के अंदर। एक एमसीक्यू के 4 ऑप्शन है, वो चारों ऑप्शन कहाँ से आ रहे हैं और 4 में से 3 एप्लीकेबल क्यों नहीं है, एक एप्लीकेबल क्यों है, उसका बिल्कुल प्रॉपर रीजन के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए तो आपको प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके शेयर करो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे 10 से 15 मिनट के अंदर हम दोनों केस स्टडीज के 5-5 एमसीक्यूज कवर करने की कोशिश करेंगे। आप बस मेरे साथ जुड़े रहना, आपको कुछ नहीं करना। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अपनी बाकी सारी पढ़ाई छोड़ दो, पॉपकॉर्न रखो साइड में और शुरू हो जाओ। किस तरीके से कि केस स्टडी आप अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में, हार्ड कॉपी जैसे मर्जी खोल के अपने सामने रख लो और मेरी बातों को बस सुनते रहना। कि इधर उधर सर्च नहीं करना, सर्च आपके लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सर्च आपके लिए मैं कर रहा हूँ। तो केस स्टडी नंबर 1 बिना किसी सोचे समझे डाउनलोड कर लो अपने पोर्टल से। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 10 सेकेंड का। ठीक है, तो केस स्टडी 1 आपने डाउनलोड कर ली होगी। आपको मैं फटाफट, साथ साथ पढ़नी भी है आपको मैं फटाफट इस केस स्टडी का क्रक्स बता देता हूँ कि इस केस स्टडी में मांगा क्या गया है। उसके बेसिकली हम उस पे बेस पे हम आंसर अपने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे फटाफट। तो एक CA है, जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपनी प्रैक्टिस करता है ऑडिटिंग के अंदर, टैक्सेशन के अंदर, इंक्लूडिंग डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बहुत सारे कॉर्पोरेट्स एंड नॉन कॉर्पोरेट्स क्लाइंट है, यानी कि मेरे जैसे क्लाइंट भी हैं और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स क्लाइंट भी हैं। पर उसकी जो मेनली क्लाइंट्स है वो क्या है, HNIs को बोलते हैं हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो लोग इंडिविजुअल है उनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े लोग, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इन लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब उसका एक क्लाइंट है मिस्टर P, वो HNI है, मतलब बहुत ही बड़ा है। मिस्टर P नाम का एक क्लाइंट है उसका। ठीक है, उसने ना कहीं म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट कर रखी है बहुत सारी जगह पे, और उसको पता नहीं है अगर वो उनको रिडीम करने जाए आज के दिन पे तो उसको क्या क्या टैक्स के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सिंपल सी बात है, बड़े पैसे वाले लोगों को कंप्लाइंसेस का नहीं पता होता, वो सिर्फ पैसा कमाते हैं। कंप्लाइंसेस करने के लिए हम सीए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उसको नहीं पता, अगर मैं म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ करीब 50 लाख रुपए की, उसको नहीं पता कि अगर मैं इनको रिडीम करूँ तो टैक्स लायबिलिटी मेरे ऊपर कैसे आएगी। ठीक है,
उसको बार बार कहीं ना कहीं से उसके म्यूचुअल फंड एसोसिएशन को बोलते हैं AMFI, अगर आपने सुना हो तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। जो म्यूचुअल फंड जो सारे हमारे म्यूचुअल फंड्स इंडिया के अंदर हो रहे हैं, टाटा का लगा है, HDFC का लगा है, निपॉन का लगा है, इनके ऊपर एक उनका सबका गुरु बैठा है, जिन सबके ये पार्ट है, उसको बोलते हैं AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। उसको बार बार उसके मैसेज आ रहे हैं मोबाइल पे कि भाई अगर आपको टैक्स का कॉन्सिक्वेंसेज जानना है तो अपने CA से पूछो, मतलब हम भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। उसका 50 लाख का पोर्टफोलियो है, ठीक है। अब वो CAM के पास आता है, उसको बताता है कि यार ये मेरा 50 लाख का पोर्टफोलियो, इसमें से मेरा 10 करोड़ 50 लाख नहीं, 50 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 50 करोड़ का पोर्टफोलियो है। इसमें से मेरा 10 करोड़ लगा हुआ है MTL लो ड्यूरेशन फंड में, 15 करोड़ लगा हुआ है बॉन्ड इंडिया ड्यूरेशन फंड में, 15 करोड़ लगा हुआ है ABD न्यू ग्रीन एनर्जी फंड में, 10 करोड़ लगा हुआ है SBI लाइफ आर्बिट्रेज फंड में, ठीक है। उसके बाद उसके पास 5 लाख के लिक्विड फंड्स भी हैं, जिसको उसकी केयर नहीं करनी कि 50 करोड़ कहाँ, 5 लाख कहाँ। 5 लाख लिक्विड फंड का मतलब है कि लिक्विड फंड्स में डाल रखा है, मनी इंस्ट्रूमेंट्स में, जो बहुत जल्दी लिक्विड आपके बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स वगैरह आपने सुने होंगे तो, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो स्टार्टिंग के 2 फंड है आपके MTL और बोन इंडिया, ये दोनों जो है ना डेट फंड है। डेट फंड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपका मेजर पोर्शन 50% से ऊपर पोर्शन जो है आपका डेट में डाला हुआ है, इतना याद रखो। डेट वाले इंस्ट्रूमेंट्स में, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, सिक्योरिटी बॉन्ड्स में, इसमें पैसा लगा हुआ है। अब अगले जो 2 हैं मेरे ABD न्यू ग्रीन और SBI लाइफ आर्बिट्रेज, ये दोनों इक्विटी फंड्स है। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें मेरा 50% से ऊपर जो है वो पैसा इक्विटी फंड्स के अंदर डाल रखा है इन लोगों ने, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले भी क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी आगे आपका पैसा शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं आज अपनी SIP स्टार्ट करता हूँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मैं 2000 रुपये सपोज पर मंथ डालता हूँ, तो उस 2000 रुपये को वो आगे बांट देंगे। सपोज 1400 रुपये डाल दी डेट फंड में, 6000 डाल दी इक्विटी फंड्स में, इस तरीके से। और डेट फंड इक्विटी फंड का मतलब क्या कि वो जो कंपनीज है वो आगे डेट वाले शेयर से पैसा लगा रही है, डिवेंचर्स वगैरह में, और ये बाकी 60% और बाकी 6000 कहाँ लगा रहे हैं, बाकी 6000 वो लगा रहे हैं इक्विटी वाले फंड्स के अंदर। मतलब सपोज रिलायंस के शेयर्स में डाल दिया, इस शेयर में डाल दिया, तो मतलब इतना पैसा गया इक्विटी में, इतना पैसा गया डेट में, समझ आता होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि मैं अपना अक्टूबर 2023 के अंदर पूरा का पूरा फंड रिडीम करने वाला हूँ, जितने मेरे चारों फंड से 50 करोड़ के रिडीम कर दूंगा, आप मुझे इसके टैक्स के कॉन्सिक्वेंसेज बता दो। ये बात आपको समझ आती है। उसके आगे बढ़ते हैं, कहता है कि यार अगर जो मुझे पैसा आएगा इन फंड्स को, मतलब म्यूचुअल फंड को रिडीम करने में जो पैसा आएगा, उसके बाद भाई मैं ना 65 साल का हो चुका हूँ, मुझे ना गोवा की ब्यूटी देखनी है। उसने जहाँ आसपास की ब्यूटी सारी देख ली है, अब उसको गोवा की ब्यूटी देखनी है। और कह रहा है कि वहाँ पे मैं 5 करोड़ का फ्लैट खरीदूंगा। किससे खरीदूंगा, कोई मिस्टर क्रिस्टोफर नाम से पर्सन है, उनसे खरीदूंगा। मैं उनको 1 करोड़ रुपये तो एडवांस पेमेंट दूंगा, बाकी 4 करोड़ बाद में दूंगा। चलो ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि भाई मुझे क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी पड़ेंगी अगर मैं इन केस अपना रिडेम्पशन करता हूँ म्यूचुअल फंड का, और उसके बाद जब मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, एडवांस पेमेंट 1 करोड़, बाकी 4 टोटल 5 करोड़ देने पड़ेंगे, 1 करोड़ एडवांस, 4 करोड़ बाद में, ठीक है। किससे खरीदूंगा, मिस्टर क्रिस्टोफर। अबे मिस्टर क्रिस्टोफर कौन है, मिस्टर क्रिस्टोफर है तो इंडिया के सिटीजन पर है नॉन रेजिडेंट, मतलब यार जन्म उनका यहीं का पर अभी कहीं बाहर रह रहे हैं। वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंडिया में आएंगे, उस टाइम उनको मैं पैसे दे दूंगा। अब देखो, अब क्या होता है कि अगर एक CA किसी को मिलता है ना, तो दूसरा पर्सन कुछ CA से एडवाइस देता है। अब मैं मिस्टर बी की तो हेल्प कर रहा हूँ, मैं CA हूँ सपोज, ठीक है, मैं मिस्टर बी की तो हेल्प कर रहा हूँ। क्रिस्टोफर नाम का जो पर्सन है वो चाहता है कि मैं भी उनकी हेल्प कर दूँ। अब जो उनको पैसा मिलेगा यहाँ पे, सपोज प्रॉपर्टी का पैसा उनको ही मिलेगा ना 5 करोड़ रुपए, तो उसको अगर मैं बाहर रेमिट करता हूँ इंडिया से, जहाँ मैं जिस कंट्री में अभी मैं रेजिडेंट हूँ, मतलब मैं इंडिया का तो नॉन रेजिडेंट हूँ, किसी और कंट्री का रेजिडेंट हूँ, तो अगर मैं उनको बाहर रेमिट करता हूँ फंड्स को, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज मेरे ऊपर होंगे। अगर मैं उन फंड्स को इन्वेस्ट कर देता हूँ किसी दूसरी प्रॉपर्टी में, या फिर NHAI के बॉन्ड्स में, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो क्या क्या मैं कैसे कैसे टैक्स से बच सकता हूँ। तो करेक्ट समझ आता है, मुझे किसकी हेल्प करनी है, मुझे मिस्टर पी की हेल्प करनी है और मुझे मिस्टर क्रिस्टोफर की हेल्प करनी है, काम हो जाएगा। चलो अब पहली केस स्टडी डिस्कस करेंगे। आपको याद है पहला केस स्टडी में 4th वाला उसने कहा था कि मैंने पैसा लगा रखा है SBI लाइफ आर्बिट्रेज फंड में, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट होगी आर्बिट्रेज फंड के बारे में। अब देखो हम कैसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्बिट्रेज फंड्स होते क्या हैं। तो देखो 2 टाइप के फंड्स होते हैं, डेट फंड, इक्विटी फंड। डेट फंड यानी कि वो फंड जो आपका मैक्सिमम पैसा म्यूचुअल फंड वाले डेट्स इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं, आगे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में डाल दिया, बॉन्ड्स में डाल दिया, इसमें डाल दिया, उसमें डाल दिया। इक्विटी फंड्स जो आपका मैक्सिमम पैसा जो है वो इक्विटी में डालते हैं, रिलायंस के शेयर में डाल दिया, सुजलोन में डाल दिया, टाटा कंसल्टेंसी, इन सब चीज़ों में डाल दिया। इनके अलावा एक फंड होता है आर्बिट्रेज फंड। अब आर्बिट्रेज का मतलब क्या है भैया, आर्बिट्रेज करना मतलब मार्केट के ऊपर नीचे होने पे पैसा कमा लेना, मतलब मार्केट के प्राइस के डिक्रीज निक्रीज होने पे पैसा कमा लेना। मतलब मैं कैश मार्केट में खरीदूंगा, फ्यूचर मार्केट में बेच दूंगा, फ्यूचर मार्केट में खरीदूंगा, कैश मार्केट में बेच दूंगा। कैश मार्केट का मतलब क्या है, स्टॉक मार्केट। यहाँ पे सारी डीलिंग फटाफट हो रही है, अभी खरीदा अभी बेचा, अभी खरीदा अभी बेचा। एक होता है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है कि आज आप सौदा करोगे,
लेकिन आप कहीं और दिन पे काटोगे। आपने सुना होगा निफ्टी का फ्यूचर, सेंसेक्स का, इसमें बहुत कम लोग डील करते हैं। या किसी कंपनी का अगर आप एफ एंड ओ खरीद रहे हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, आर्बिट्रेटर्स क्या करते हैं, इमीडिएट प्रॉफिट कमाते हैं। अभी खरीदेंगे कैश मार्केट में, बेच देंगे जाके किसी फ्यूचर में, या फ्यूचर में खरीदेंगे अभी और कैश मार्केट में बेच देंगे। इस तरीके से फटाफट जल्दी जल्दी प्राइस के ऊपर नीचे होने पे प्रॉफिट कमा लेना, इनको बोलते हैं आर्बिट्रेटर्स। चलो समझ आता है आर्बिट्रेज फंड। एक बात याद रखना है आर्बिट्रेज वालों की कि ये लोग ना अच्छा खासा रिटर्न कमाते हैं, क्योंकि देखो रिस्क है तो रिटर्न है, ठीक है। रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो रिटर्न है। तो रिस्क ले रहे हैं प्राइस के ऊपर नीचे होने पे, पर ये इतना रिटर्न नहीं दे सकती कि इक्विटी से ऊपर कमा ले, क्योंकि इक्विटी की रिटर्न ना, सुजलोन की रिटर्न अगर मैं पहले 6 महीने से अभी की बात करूँ, सुजलोन एक शेयर कंपनी का नाम है, सुजलोन एक कंपनी का शेयर बहुत अच्छा डील कर रहा है। 10 रुपये का शेयर आज 48-47 रुपये का हुआ पड़ा है। तो उसकी सिर्फ 6 महीने की रिटर्न 333% की है, 400% की है, इतनी रिटर्न है। तो इक्विटी के बराबर को कोई रिटर्न नहीं सकता, क्योंकि इक्विटी जो है वो हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट रिस्की हमारे वो माने जाते हैं सिक्योरिटीज। तो जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। तो एक आर्बिट्रेज फंड कभी इक्विटी के रिटर्न को पार नहीं कर सकता, लेकिन डेट के रिटर्न को पार कर सकता है। समझ आता है। इसके साथ ये लोग जो है वोलाटाइल तो होते हैं। वोलाटाइल का मतलब क्या है कि प्राइस जो मार्केट में शेयर का हो रहा है ऊपर नीचे, उस रेट से इनको कितना फर्क पड़ रहा है, उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। किसी भी शेयर की अगर आपको वोलेटिलिटी चेक करनी है तो उसका प्राइस फटाफट कितनी जल्दी ऊपर नीचे। फॉर एग्जाम्पल कुछ शेयर होते हैं वो चलते हैं धीरे धीरे, आए फिर थोड़े टाइम के लिए स्टेबल हो गए फिर गए। कुछ शेयर्स ऐसे मार्केट में जो यूं होते हैं, फटाफट ऊपर नीचे, फटाफट ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मतलब कैंडल्स बन रही हैं अप डाउन इस तरीके से, ठीक है। तो कैंडल बनी जा रही है, इनको बोलते हैं कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और जो लोग बिल्कुल स्टेबल चल रहे हैं, थोड़ा बढ़ रहे हैं, थोड़ा रुके फिर नीचे आ रहे हैं, स्टेबल है, फटाफट मूवमेंट्स, उनको बोलते हैं लो वोलेटिलिटी। तो इनकी वोलेटिलिटी होती है, पर इक्विटी फंड से कम वोलेटिलिटी होती है इनकी। तो आपको आपका ऑप्शन मिल चुका होगा इसके अंदर। पहला ऑप्शन कहता है कि इनकी रिटर्न इक्विटी से बेटर होती है, छोड़ दो वहीं का वहीं ऑप्शन, मेरे लिए फर्स्ट ऑप्शन बेकार है। सेकंड ऑप्शन में लिखा है कि डेट से बेटर होती है, मैंने कहा होती है, सेकंड ऑप्शन को भी होल्ड करो। थर्ड में अगेन इसने कह दिया कि थर्ड में तो हमारे फेवर में है कि डेट से बेटर होती है, चलो ठीक है। फोर्थ में इक्विटी, तो फोर्थ वाले को छोड़ दो। तो सेकंड और थर्ड में से कोई एक ऑप्शन अपना होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। कहता है हाउएवर दे हैव हाई वोलेटिलिटी इन कंपैरिजन इक्विटी। बी ऑप्शन को भगा दो, भाई तुम्हारी वोलेटिलिटी कम है, क्योंकि इक्विटी में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है शेयर्स की, इनकी वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि प्राइस की मूवमेंट कितनी जल्दी ऊपर नीचे हो रही है, समझ आता है। तो मेरे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होने वाला है, सी ऑप्शन। सच फंड्स टेंड टू प्रोवाइड बेटर रिटर्न देन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, एग्रीड। और इनकी लो वोलेटिलिटी होती है इन कंपेयर टू इक्विटी। बाकी इनका मतलब क्या है कि प्राइस डिफरेंशियल पे पैसा कमाना। स्पोर्ट और फ्यूचर, स्पोर्ट का मतलब होता है कैश मार्केट, जो अभी की अभी। फ्यूचर का मतलब मैंने बताया कि प्राइस में अभी यहाँ बिका तो वहाँ खरीद लिया, वहाँ खरीदा यहाँ भी, ये चारों में लाइन सेम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर होगा। होप सबको समझ आई होगी मेरी बात। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। कहता है मिस्टर पी इज ऑफ व्यू दैट इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी आर लाइकली टू राइज, बट लाइकली इंपैक्टिंग वुड हैव एनएवी डेट फंड। इसका आंसर मैं नहीं, आप लोग देंगे। आप लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा अपना एएफएम यार, कि इंटरेस्ट रेट और एनएवी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में ऊपर जाएगा, एनएवी नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि सपोज आपने किसी फंड को खरीद रखा है, आपको पता है आपने डेट फंड खरीद रखा है। अगर आपको पता है कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तो भाई जो पुराना फंड है जिसकी इंटरेस्ट रेट कम है, इसकी एनएवी, इसको कौन खरीदेगा? अभी अभी मार्केट के अंदर 10% पे डिबेंचर मिल रहा है, उसकी एनएवी चल रही है। सपोज एनएवी इसका 10% का डिबेंचर है, सपोज इसकी एनएवी 40 रुपये आज के टाइम पे, नेट एसेट वैल्यू 10% डिबेंचर की। अब कोई आपको पता लग रहा है कि 12% होने वाला है, तो भाई सब उस वाले डिबेंचर के पीछे भागेंगे ना। अब इसको तो कोई खरीदेगा नहीं, ऑफ कोर्स एनएवी गिरेगी। तो इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट में बढ़ने वाला तो एनएवी गिरेगी। आप अपना बेटर वाला उसमें ऑप्शन ढूंढ लो कि आपकी एनएवी क्या हो जाएगी, इस केस में गिर जाएगी। तो 2 का आपका ए बनेगा। मैं चेक भी कर लेता हूँ फटाफट नीचे। इट इज़ लाइकली टू लीड टू फॉल इन एनएवी ऑफ डेट फंड, करेक्ट, ठीक है। तो डेट फंड की एनएवी ऑफ कोर्स गिरेगी। मैंने बताया इनवर्स रिलेशनशिप होता है एनएवी के बीच में, इंटरेस्ट के बीच में। क्यों? क्योंकि अगर एक का इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है इस डेट फंड का, इसको कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। 10% इंटरेस्ट होना चाहिए, तो 12 चाहिए। अब मैं इसके पीछे भागूंगा, इसकी एनएवी बढ़ेगी पर इसकी गिर जाएगी, समझ आता होगा। थर्ड बढ़ते हैं इसके ऊपर। कहता है कि अब बात करते हैं कि मिस्टर किरोस्फर से जो हम वो खरीदने वाले थे गोवा में विला, कहता है क्या मुझे उसका टीडीएस काटना पड़ेगा? अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब आईएसआर आपको कंफ्यूज करेगा। 2 सेक्शन याद रखना है इनकम टैक्स के अंदर, 190 पर आए और 195। प्रॉपर्टी खरीदने पे अगर वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, आपको 1% टीडीएस काटना है। मैं बायर हूँ, सामने वाला सेलर है, सेलर ने मुझे प्रॉपर्टी बेची, मैं तो उसको पेमेंट करूंगा। अगर वो पेमेंट 50 लाख से एक्सीड करती है तो मुझे उसका 1% टीडीएस काटना रहेगा, पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर। 50 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी की वैल्यू जा रही है तो। ये बात लिखी सेक्शन नंबर 194 आईए के अंदर। पर भाई आपने एक चीज पढ़ी इसके अंदर कि जो मिस्टर किरोस्फर है वो नॉन रेजिडेंट है, ऐसे कंफ्यूज कर देगा। फटाफट लिख के होगा 194 आईए। इस सर ने पढ़ाया था, जो भी आपके टैक्स के सर है, इस सर ने पढ़ाया था यार, इसका तो 1% टीडीएस कटेगा, काम खत्म। और मुझे तो इतना ही पता है कि भाई जो लोग
प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो 194 आई बी वाले होते हैं, जो फॉर्म 26 क्यूबी क्यूसी फाइल करते हैं, इन लोगों को तो टैन भी नहीं चाहिए होता। अरे भाई मेरा ऑप्शन तो मिल गया, काम खत्म। अरे नहीं यार, यहाँ पे 194 आई सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट वाले लोगों के लिए, रेजिडेंट सेलर के केस में। यहाँ पे तो भैया जी नॉन रेजिडेंट सेलर मिस्टर किरोस्कर है, वो इंडिया का सिटीजन है पर रेजिडेंट किसी और कंट्री का है। इस केस में सेक्शन नंबर 195 एप्लीकेबल होगा, और 195 में अगर आपको टीडीएस काटना है, आपके ऊपर टैन आपके पास होना ही चाहिए। यानी कि अगर मैं सामने वाले नॉन रेजिडेंट का टीडीएस काट रहा हूँ प्रॉपर्टी के ऊपर, तो मैं 195 सेक्शन में काटूंगा, और इस केस में मुझे टैन अप्लाई करना ही पड़ेगा। बिना टैन के आप टीडीएस नहीं काट पाओगे, आपको 194 IBIC वाले के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आपको इतना पता होगा, आपने इनकम टैक्स पढ़ा है, कोई बाहर से टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कहता है कि टैन देना पड़ेगा, मेरे हित में है। सेकंड ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है टैन, थर्ड ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है टैन, सेकंड थर्ड को तो भगाई दो। फोर्थ कहता है कि आपको टैन देना पड़ेगा, चलो ठीक है। अब देखो पहले लिखता है कि मिस्टर पी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1% टीडीएस। अरे नहीं यार, क्या फालतू की बात कर रहा है। 194 IAS होना लगेगा, इसमें 195 लगेगा, तो ऑफ कोर्स सेक्शन नंबर में पॉइंट नंबर 4 होगा कि मिस्टर डी को टैन लेना पड़ेगा। और इस केस में आप एप्लीकेशन भी दे सकते हो एओ को कि आपको लोअर रेट पे काट ले हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर किसी नॉन रेजिडेंट की अदर इनकम नहीं है इसके अलावा, तो वो एओ को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आप मेरा टैक्स जो है कम रेट पे कटवा, आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू बोलते हैं LDC, लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, उस बेस पर टैक्स रेट कम कर देगा। ऑप्शन सी भी आपको समझ आया होगा अदर नॉलेज के साथ। 194 IA, 194 IB, 195 कितना डील कर रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ, फिर फोर्थ आता है कि एज रिगार्ड मिस्टर किरोस्कर इंक्वायरी रिगार्डिंग परचेज ऑफ अनदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। वो कह रहा है या तो मैं दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, साथ ही साथ में मैं NHAI इसके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ, मुझे कैपिटल गेन एग्जाम्पशन मिलेगी 54 EC के अंदर। 54 EC आपको एक तो याद भी होगा, इनकम टैक्स ने पढ़ा कैपिटल गेन के अंदर, तो हाँ बिल्कुल मिलेगी। एक बात यहाँ पे याद रखना कि वहाँ पे एज सच कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि भाई रेजिडेंट के लिए लिमिट है, वो सबके लिए है। जिसने प्रॉपर्टी बेची है यहाँ पे, वो दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ले, NHAI के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला आता है कि नॉन रेजिडेंट कैन मेक अब इन्वेस्टमेंट टू से कैपिटल गेन टैक्स, हाउएवर आफ्टर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इट हैज नो टैक्सेबल इनकम, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। नॉन रेजिडेंट कैन अवॉइड, मतलब सी ऑप्शन तो बताइए, सी ऑप्शन आप डालो कि नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो कर सकता है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट को भी अलाउड है कि अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीदो या NHAI के बॉन्ड्स खरीदो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या लग गया, बी ऑप्शन पढ़ते हैं, नॉन रेजिडेंट कैन मेक अबव सेड इन्वेस्टमेंट टू सेव कैपिटल गेन टैक्स, हाउएवर टोटल इनकम बिफोर गिविंग फॉर डिडक्शन अगेंस्ट सच इन्वेस्टमेंट एक्सीड बेसिक इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू फाइल टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो आपकी इनकम टैक्स प्रोविजन में सिंपल सी बात लिखी हुई है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो NHAI के बॉन्ड्स में या फिर उसमें, फिर आपकी टोटल इनकम आ रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट देने से पहले सपोज आपने कैपिटल गेन अपना लगाया, कैपिटल गेन में आप सेल कंसिडरेशन दिखाते हो और नीचे आप अपनी परचेज दिखाते हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह, आपका कुछ कैपिटल गेन आएगा। अगर वो कैपिटल गेन आपका वो एग्जेम्पशन, वो डिडक्शन जब आप क्लेम करने वाले हो दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके या फिर आप NHAI के बॉन्ड्स में, उससे पहले ही, बिफोर गिविंग डिडक्शन, उससे पहले ही अगर वो आपकी इनकम जो है नेट टोटल इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन से कम आ रही है ना, आपको ITR भरने की नीड नहीं है, ठीक है। ये आपके इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन में ये बात लिखी गई है, मैं आपको इसको रीड आउट भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो आपके सेक्शन नंबर 54 के प्रोविजंस हैं, जिसमें दूसरी प्रॉपर्टी खरीद तो 54 EC में आपकी बॉन्ड्स वाली बात लिखी गई है, ठीक है। तो आपको जो है, आपको अगर आपको इस केस में आपको अपनी ITR फाइल करने की नीड नहीं पड़ेगी, अगर आपकी जो है इनकम जो आपकी आई है कैपिटल गेन बिफोर गिविंग इफेक्ट टू दैट डिडक्शन, जो आप क्लेम करने वाले सेक्शन नंबर 54 के अंदर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, 54 EC के अंदर रिलेटेड टू NHAI बॉन्ड्स, उससे अगर कम आ रही है आपकी नेट टोटल इनकम, आपकी जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 2.5 लाख 5 जो एप्लीकेबल है, उससे कम आए तो आपको ITR भरने की नीड नहीं है। इसका ऑप्शन आपका हो गया फोर्थ का भी। बात करते हैं फिफ्थ की तरफ। तो मिस्टर किरोस्कर क्या कह रहे थे, मिस्टर किरोस्कर कि वो रिपैट्रिएट करेंगे। रिपैट्रिएट का मतलब है जो आपने फंड्स इंडिया में कमाए उसको बाहर भेज रहे हो अपनी रेजिडेंट कंट्री में, मतलब कहीं की भी रेजिडेंट थे वहाँ भेज रहे हो। तो इस केस में एक बात याद रखना है कि LRS स्कीम होती है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसके अंदर आप, ये आपकी लॉ के अंदर है, मैंने बताया प्रूफ करूंगा, ये कॉर्पोरेट लॉ में अगर आप वो पढ़ते हो फेमा, तो वहाँ पे बात लिखी गई है कि अगर आप पैसा फंड्स रेमिट कर रहे हो, तो अगर आप LRS स्कीम के अंदर कर रहे हो, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, तो आप $2.5 लाख इंडिया से बाहर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडिया कंट्री के रेजिडेंट हो, फोकस ऑन माय वर्ड्स, आप इंडिया कंट्री के रेजिडेंट हो, $2.5 लाख बाहर भेज दो खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रेजिडेंट होने चाहिए, तब भी आप LRS स्कीम का बेनिफिट ले पाओगे, अदरवाइज नहीं ले पाओगे। तो LRS स्कीम सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट के लिए, एक बार बताया तो स्कीम का मतलब क्या है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, इसका मतलब यह है कि आप इंडिया से बाहर $2.5 लाख भेज सकते हो बिना किसी सख्ती के, बिना किसी नुक्ति के, कोई दिक्कत नहीं, आप भेजो, आपको कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं, कोई फेमा नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। $2.5 लाख अपने आप में एक बहुत बड़ी लिमिट है, मल्टीप्लाई बाय 80 INR में लाने के लिए, तो बहुत बड़ी लिमिट है अपने आप में, ठीक है।
तो आप भेजो। तो लेकिन सिर्फ रेजिडेंट हो तो, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, आपको अपने NRO अकाउंट का यूज़ करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ठीक है। लेकिन इसमें भी लिमिट दी गई है आपकी फेमा के अंदर, क्या कि आप $1 मिलियन तक ही बाहर बेच सकते हो इन असेसमेंट ईयर, ठीक है। आप अब 1 साल के अंदर $1 मिलियन ही बाहर बेच सकते हो NRO अकाउंट का यूज़ करके। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आप अपना ऑप्शन ढूंढ लेना। इसमें फर्स्ट आपके लिए नहीं है, सेकंड आपके लिए नहीं है, डी आपके लिए नहीं है। डी तो पूरा ही गलत है, 2 लाख की तो बात कहीं लिखी ही नहीं है। LRS स्कीम सिर्फ डेली $2.5 के साथ करती है, तो डी तो पूरा ही गलत है। फर्स्ट और सेकंड गलत हो क्योंकि आप रेजिडेंट हो, क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट हो। तो आपके लिए बचा कौन सा थर्ड वाला, आप NRO अकाउंट में भेज सकते हो। रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे बोला, रेस्ट्रिक्शन मुझे पता है क्या है। आप अगर लो में, मैं आपको बता देता हूँ, फेमा के अंदर स्पेसिफिकली बात लिखी गई है कि आप $1 मिलियन तक ही बाहर बेच सकते हैं। NRO अकाउंट का यूज़ करते हैं। NRO का मतलब क्या होता है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ये नॉन रेजिडेंट का अकाउंट बनता है, यहाँ पे वो फंड्स अपने उस अकाउंट में कैप्ट कर सकते हैं डॉलर्स के अंदर। चलो वाह, तो आपको होप्स हो केस स्टडी 1 समझ आई होगी बहुत अच्छे से। आपको मैंने अदर नॉलेज देने की भी कोशिश करी। आपका अगर अब ICAI क्या करेगा, एज इट इज सेम तो नहीं देगा, पर इसके आसपास के ऑप्शंस को बदलने की कोशिश करेगा। इवन तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं नहीं मानता कि मल्टी डिसिप्लिन थोड़ी सी हार्ड आएंगी, ईजी आएंगी, पर एज इट इज नहीं आएंगी। इसके आसपास के ICAI आपको ऑप्शन देगा। तो अगर आप ये पढ़ के आए हो और आसपास की नॉलेज लेके आए हो तो भाई बेड़ा पार हो जाएगा, पास हो जाओगे, ठीक है। तो आसपास की नॉलेज देना ही मेरा आपका मेन मोटो है आपकी MCQs में। डिस्क्रिप्टिव में तो और मजा आ जाएगा, ठीक है। केस स्टडी 2 10 सेकंड दो, फटाफट डाउनलोड करो। हाँ ठीक है, डाउनलोड कर ली होगी आपने, साथ साथ उसको रीड भी करो। इस केस स्टडी के अंदर मैं बताता हूँ करेक्ट क्या लिखा हुआ है। एक स्टार्टअप आप जानते हो, इसको DPIIT रिकॉग्नाइज करता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन के नाम से हमारा होता है, इसको स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करते हो। अगर आप इंडिया के अंदर कोई यूनिक आइडिया लेके कुछ कंपनी बनाने जा रहे हो तो आपको DPIIT स्टार्टअप का रिकॉग्निशन देता है, जिसके बाद आपको बतेरे बेनिफिट्स मिलते हैं इनकम टैक्स के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर, वगैरह वगैरह, ठीक है। स्टार्टअप कैन ओनली बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप स्टार्टअप कभी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं खोल सकते, कोई LLP नहीं खोल सकते। आपको अगर स्टार्टअप खोलनी है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी पड़ेगी और कोई यूनिक आइडिया के साथ खोलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको राइटअप देना पड़ता है, राइटअप मतलब चिट्ठा देना पड़ता है कि मैं कैसे यूनिक हूँ दूसरे लोगों से। ये नहीं कि आज मेरे मन में है कंपनी खोलूँगा, सीधा स्टार्टअप खोलूँगा, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलूँगा, स्टार्टअप खोलूँगा। अरे नहीं खुलेगी भाई। फार्मा के अंदर भी कुछ ऐसा यूनिक लेके आओ जो आज तक हुआ ही ना हो, या हुआ हो तो ऐसा सिमिलर आपका ना हो। यूनिक लेके आओ, आपको स्टार्टअप रिकॉग्निशन दे देंगे। जैसे कोई रिकॉग्निशन मिला भाई, आपको बेड़ा पार है इनकम टैक्स के अंदर। इनकम टैक्स के अंदर आपको 3 साल, तो स्टार्टिंग के 10 सालों में 3 सालों में आपको एग्जाम्पशन मिलेगी 100% टैक्स हॉलीडेज, 100% टैक्स हॉलीडेज, मजे मारो। अगर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको TDS नहीं काटना, अपने एम्प्लॉयज़ के जो ESOP इशू करोगे काटना है, पर लेट काटना है। बहुत सारे बेनिफिट्स है, देखो आपको मैंने इतने में MCQ बता दिया। इनकम टैक्स में सब कुछ लिखा हुआ है। 80 IAC सेक्शन एग्जेम्पशन की बातें करता है कि आपको स्टार्टिंग के 3 सालों में टैक्स पे करने की नीड नहीं है, आफ्टर फाइनेंस असेसमेंट ईयर, जिस दिन आपकी LLP और जिस दिन आपकी स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट हुई है। लेकिन स्टार्टअप को जो आपको वो मिलेगा रिकॉग्निशन, वो कोई इनकम टैक्स वाले नहीं देंगे भाई। इनकम टैक्स वाले स्टार्टअप को रिकॉग्निशन नहीं देते, इंडियन गवर्नमेंट आपको एग्जामिशन वो देती है स्टार्टअप रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये बात याद रखना। उसके बाद आपको अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको स्टार्टअप के, अगर आपको स्टार्टअप कंपनी बंद करवानी, सेक्शन नंबर 233 होता है हमारा कंपनीज एक्ट का, जहाँ पे आपको NCLT को एप्लीकेशन देनी पड़ती है अगर आपको कंपनी को जो है बंद करवाना है, इंसॉल्वेंट करार देना है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। बट भाई स्टार्टअप के लिए आपको वो भी करने की नीड नहीं है, क्योंकि आप छोटी कंपनी है, ठीक है। तो फटाफट इसमें स्टार्टअप की बातें लिखी गई, स्टार्टअप के लिए ये वो वगैरह वगैरह। उसके बाद आपका टर्नओवर सिर्फ 20 करोड़ है। आपको DPIIT बताया मैंने, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेन, आपको रिकॉग्निशन भी दे दिया है। जाओ मजे मारो, स्टार्टअप बन जाओ, आप स्टार्टअप कंपनी बन चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको शेयर्स लेने हैं, क्योंकि आपको फंडिंग चाहिए ऑफकोर्स। तो आपने क्या करा, इस लोगों को शेयर्स इशू करे 50 रुपये, इंडिविजुअल्स को शेयर इशू करे अपने 50 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 50 रुपये के साथ अपने बाहर वाले को शेयर इशू करे, और 1.5 करोड़ रुपए की कैपिटल आपकी एग्जिस्टिंग थी इसमें, बाकी आपने और रेज कर ली, ठीक है। उसके बाद आपके पास पैसे नहीं है एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए, तो आपने क्या कहा, मैं एम्प्लॉयज को ESOP इशू करूंगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, क्योंकि आप स्टार्टअप हो, अभी भी नई नई फंडिंग है। ये जो फंडिंग मुझे आई है मैं बाहर इन्वेस्ट कर दूंगा यार, मेरे को पैसे ही नहीं है सैलरी देने के लिए यार, तो क्या करूँ, एम्प्लॉय तो भाग जाएगा। एम्प्लॉय को रोकने के लिए क्या करूंगा, ESOP इशू करूंगा कि भाई अभी नहीं है पैसा, 3 साल रुक जा, 2 साल हो जाते, वो कंपनी का शेयर दूंगा, मैं आने वाले टाइम में बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तो चिंता क्यों करता है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। चलो फटाफट डील करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये नई कंपनी है, इसका कोई हिस्टोरिकल डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं है, अभी नई कंपनी है, पिछले का पास कुछ पता नहीं है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है कि जो फंडिंग है इसके अंदर आई है आपकी, पहला MCQ फंडिंग है, वो किस टाइप की फंडिंग है। देखो मुझे तो फंडिंग दी है, बड़े बड़े लोगों ने दी है, अपना पैसा दिया है, मैंने उनको 50 रुपये के हिसाब से शेयर इशू करे हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, 50 पे शेयर इशू करे। तो पहला ऑप्शन है बूट स्ट्रैपिंग। देखो बूट स्ट्रैपिंग ये आपको मैं क्या बताऊँ, आप लोगों ने AFM पढ़ा हुआ है। तो बूट स्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने पैसों से कंपनी के अंदर पैसा डालते हो, उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। तो भाई जो 1.5 करोड़ रुपए एग्जिस्टिंग कैपिटल है ना,
तो 1.5 करोड़ एग्जिस्टिंग कैपिटल है भाई, वो बूट स्ट्रैपिंग है, वो आपने अपनी जेब से लगा दिया। पर आप किसी से मांग रहे हो तो बूट स्ट्रैपिंग नहीं हो सकता। तो बूट स्ट्रैपिंग मतलब जब अपनी जेब से आप नया धंधा शुरू कर रहे हो, तो 1.5 करोड़ की बात करते हो तो बूट स्ट्रैपिंग था, यहाँ बूट स्ट्रैपिंग नहीं है। अगला वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े लोग जो किसी और से, किसी प्राइवेट लोगों से पैसा लेके स्टार्टअप पैसा डालते हैं। तो भाई जो 50 रुपये के शेयर यहाँ पे जो इशू हुए हैं, ये किसी और से नहीं लिए उन लोगों ने, उन इंडिविजुअल्स ने, जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने अपने पैसा डाला इसके अंदर। तो ये भी नहीं हुआ। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हुआ? थर्ड वाला, एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स के अंदर, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा इसमें? एंजल इन्वेस्टर्स। अगला है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग का मतलब होता है कि अपने ट्रेड रिसीवेबल्स वगैरह कराना, पहले उसको पैसा ले लेना उनके, मतलब सब आप बैंक में गए कि मेरे ये बिल्स वगैरह हैं, मुझे पैसा मिलना है फ्यूचर में, आप एक काम करो, इनको मुझे अभी डिस्काउंट कर दो, वो डेटर आपको पैसा दे देगा। तो ये फैक्टरिंग अलग कंसेप्ट होता है, आपने पढ़ा है। अगला आता है इस केस में कि स्टार्टअप के आपके बेनिफिट्स क्या हैं। अभी मैंने 80 IAC की बात करी भाई, 80 IAC। पहले 3 साल 100% प्रॉफिट माफ, फर्स्ट वाला ऑप्शन हटाओ, 75% की तो बात ही नहीं हुई। उसके बाद अब देखो, पहले कहते हैं कंपनीज एलिजिबल टू डिडक्शन 100% प्रॉफिट एलिजिबल बिजनेस 3 कंट्री 10, बिल्कुल ठीक है। और आपको सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? इंडियन मिनिस्ट्री बोर्ड सर्टिफिकेशन। मुझे ऑप्शन ठीक लग रहा है। सी ऑप्शन की बातें करते हैं 75% हटाओ। डी ऑप्शन में बिल्कुल सेम है, लेकिन लाइन लिखिए सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? इनकम टैक्स। मैंने बात करी अभी यार, स्टार्टअप का सर्टिफिकेट CBDT इशू नहीं करता, इनकम टैक्स इशू नहीं करता। आप कौन हो? आपकी औकात ही नहीं है किसी को स्टार्टअप बताना। आपको स्टार्टअप हम बताएंगे, DPIIT वाले, आप उसके बाद उनको बेनिफिट देना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया इस केस में कि 100% प्रॉफिट माफ पहले 3 सालों में आउट ऑफ 10 ईयर्स। सर्टिफिकेट कौन देगा आपको? इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन। सी ऑप्शन की बातें करते हैं ईसॉप की। मैंने आपको बताया अगर आप ईसॉप इशू करते हो तो भाई ईसॉप क्या एक परक्यूजिट है, नॉन टैक्स नॉन मॉनिटरी बेनिफिट है। तो भाई परक्यूजिट पे भी आपको टैक्स काटना पड़ेगा ना। सेक्शन नंबर 192 आपने पढ़ा है, इनकम टैक्स पहले तो डील करता है TDS ऑन सैलरी के ऊपर। आपको TDS ऑन सैलरी काटना पड़ेगा किसके हिसाब से? स्लैब रेट के हिसाब से। पर भाई अगर आपने किसी को परक्यूजिट इशू करा तो फिर कैसे काटोगे TDS? तो सेक्शन नंबर 192 के अंदर ही जाना है इनकम टैक्स में, वहां पे खोलना। मैं आपको सब सेक्शन बताता हूँ। सब सेक्शन है वहाँ पे आपका सबसेक्शन 1C, सेक्शन नंबर 192 सबसेक्शन 1C। वहाँ पे स्पेसिफिकली बात लिखी गई है कि अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप हो तो इस केस में आपको TDS इमीडिएटली काटने की जरूरत नहीं है, आपको डेफरमेंट कर दो। डेफरमेंट कैसे? 48 मंथ्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, या फिर जिस दिन वो आपके ईसॉप सेल हो गए, और या तो फिर अगर एम्प्लॉय ने पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि आप यहाँ पे सामने वाले को ईसॉप इशू कर रहे हो। ईसॉप एक नॉन मॉनिटरी बेनिफिट है, तो बेनिफिट तो है ना, TDS तो कटेगा ना सैलरी में, क्योंकि आप मॉनिटरी में तो बच गए, मॉनिटरी में स्लैब रेट से करता है, पर नॉन मॉनिटरी में बच थोड़ा जाओगे, डेफरमेंट होगा स्टार्टअप के केस में। कैसे? कि अगर भैया जिस साल में अपने उस ईसॉप इशू करे उसके एंड से, उस असेसमेंट ईयर के एंड से 48 महीने, या फिर वो ईसॉप अगर उससे पहले आपके वेस्ट हो गए, या फिर एम्प्लॉय पहले छोड़ के जा रहा है। सपोज मैं रुक ही नहीं रहा भाई, मैं एम्प्लॉय हूँ कंपनी का, मेरा मन भर गया, तू मुझे ईसॉप दे रहा है, मुझे पैसे चाहिए, मैं 1 साल में छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन वो लिमिट लिखी है 48 महीने की, तो TDS के 4-5 साल बाद कटेगा क्या? 4 साल बाद कटेगा? अरे नहीं ना, अभी काटो। तो विच एवरेज अगले आपको TDS काटना है, डेफरमेंट हो जाएगी यहाँ पे। तो आप अपना ऑप्शन ढूंढ लो इस केस में। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे विद इन रेट्स तो कोई स्पेसिफाई है ही नहीं। कंपनीज एलिजिबल, क्योंकि वहाँ पे आपका स्लैब रखेगा ऑफ कोर्स। तो कंपनीज एलिजिबल स्टार्टअप होल्डिंग इनकम बेकार। थर्ड आपका द कंपनीज एलिजिबल स्टार्टअप होल्डिंग सर्टिफिकेट एलिजिबल बिजनेस हाउ स्टार्टअप टू डेफर विद होल्डिंग टैक्स। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। होप्स आपको समझ आया होगा यहाँ पे। फोर्थ की बातें करते हैं यहाँ पे कि स्टार्टअप जो है अगर वो किसी के साथ मर्ज हो जाए। अभी मैंने आपको बताया कि भाई अगर यहाँ पे आप मर्जर वगैरह करवाते हो किसी स्टार्टअप का, या फिर आप उसको बंद करवाते हो, जो भी करते हो NCLT के पास जाके, आपको NCLT के पास जाने की नीड नहीं है। सेक्शन नंबर 233 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफिकली ये बात कहता है अगर आप स्टार्टअप कंपनी या फिर स्मॉल कंपनी हो, एज पर द डेफिनेशन स्मॉल कंपनी जो गिवन है कंपनीज एक्ट के अंदर, और स्टार्टअप कंपनी हो, तो आपको इस केस में ROC के पास फाइलिंग्स करने का काम हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ का आपका ऑप्शन आपका क्या मिलेगा? आप एक बार फोर्थ के ऑप्शन को रीड करो। हाँ, तो NCLT के पास नहीं जाना, फर्स्ट ऑप्शन बेकार। डी ऑप्शन बेकार, NCLT वाला बचता है B और C। इट इन्वॉल्व्स गिविंग नोटिस टू प्रपोज स्कीम टू रजिस्ट्रार, बिल्कुल रजिस्ट्रार के पास दो, ऑफिशियल लिक्विडेटर्स के पास दो, अप्रूवल लेके और आफ्टर अप्रूवल स्कीम को फाइल कर दो ROC के पास। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ROC के पास फाइल करना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं C ऑप्शन पढ़ता हूँ तो आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा प्रपोज स्कीम का, ये है आपका ऑप्शन। रजिस्टर स्कीम अप्रूव हो जाए तो आपको फाइल करना पड़ेगा उसको रीजनल डायरेक्टर के पास। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पे जो प्रपोज स्कीम आपकी बना के भेज रहे हो मर्जर की, आपको पहले उसको अप्रूव करवानी पड़ेगी किससे? रजिस्ट्रार ऑफिशियल लिक्विडेटर से। अगेन मैंने आपको यहाँ पे प्रूव कर दिया कि सेक्शन नंबर 233 आपको किसका डील करता है? कॉर्पोरेट लॉ में। तो कॉर्पोरेट लॉ अगेन 8 पेपरों का पार्ट है।
तो आपको लो भी पढ़ना पड़ेगा। आपको मैं ऊपर से नॉलेज दूँ। सेक्शन नंबर 233 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफिकली बात कहता है कि अगर आप स्टार्टअप हो या फिर आप स्मॉल कंपनी हो तो आपको एनसीएलटी के बाद एप्लीकेशन देने की नीड नहीं है। आप जो आपकी प्रपोज स्कीम, जो आप मर्जर करने जा रहे हो दूसरी स्टार्टअप के साथ, आप अपनी स्कीम बनाओ कि मर्जर में क्या क्या करने वाले हैं, किस दिन से मर्जर करेंगे, कौन कौन सी एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं, पोस्ट मर्जर क्या होगा, प्री मर्जर क्या है, इसकी पूरी स्कीम बनाओ और पहले अप्रूवल के लिए भेज दो। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। और फोर्थ क्या आता है, फिफ्थ, आपका फिफ्थ वाला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर टू बी कंसीडर्ड फॉर वैल्यू स्टार्टअप बी लाइक। कौन सा फैक्टर नहीं है? अरे साफ साफ पढ़ के आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा यार उस स्टार्टअप का कोई पास्ट ही नहीं है। तो पास्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? वो नई स्टार्टअप है। वो स्टार्टअप भी क्या जो पुरानी हो, वो स्टार्टअप भी क्या जो पुरानी हो। तो नई स्टार्टअप है तो पहला ऑप्शन ये होगा कि पास्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जब स्टार्टअप ही नहीं है तो कहाँ से पास्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर उसके आएंगे। तो हमारी केस स्टडी 1, केस स्टडी 2 के पांचों एमसीक्यूज विद द वाइड नॉलेज मैंने कवर करने की कोशिश करी। अब मैं जब डिस्क्रिप्टिव के साथ आऊंगा तो आपको और ज्यादा नॉलेज दूंगा। होप्स आपको ये वीडियो समझ आई होगी। प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो बनाई है इसके ऊपर, नो डाउट, पर इन डेप्थ में पढ़ के आना, पूरे सेक्शंस खंगाल के रख देना। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता भी फिरता हूँ तो सब चीज सामने बिल्कुल पढ़ा के आपकी रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी नॉलेज है। मैं भी यार नवंबर 22 का सीए पास आउट हूँ। मेरी भी सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुई है पूरी की पूरी। मैंने बहुत क्लोज फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे और आपको जान की खुशी होगी दोनों थ्योरी सब्जेक्ट्स, लॉ और ऑडिट, इन दोनों में मेरी एग्जाम्शन थी। ठीक है, तो हाँ ऑफकोर्स मुझे लॉ और ऑडिट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इनको ही कवर करने की कोशिश करता हूँ। ऑडिट का जॉब ऑडिट के लिए बनाया गया था। ऑडिट की वीडियोस उस पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। साथ साथ में मल्टी डिसिप्लिन डालने की भी कोशिश की गई है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें लॉ का भी पार्ट आएगा, ऑडिट तो बड़ा लेस आएगा, इनकम टैक्स सबका ही फेवरेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए इन डेप्थ चीजें कवर करने की कोशिश की गई है। प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ डिस्क्रिप्टिव चीजों के साथ, उसमें तो बवाल मजा आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट वीक के अंदर मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। तो हमारे 2 केस स्टडीज कवर हो जाएंगी। अभी आईसीआई के पोर्टल पे जो है अराउंड 15 केस स्टडी जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद फरवरी में भी आई है केस स्टडी 1, 2 एंड 3, टोटल 18 केस स्टडी आपकी हो चुकी है यहाँ पे। तो धीरे धीरे कवर करें तो सारी हो जाएंगी। पेपर इन्हीं के आसपास रहेगा, पर ऐसा सेम नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है, पर इनके आसपास ऑप्शन से आ सकता है। तो बाबा गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को सुना बहुत अच्छे से।